हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आई हूँ फिर से आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर। और आज हम सेट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। 8वें प्रैक्टिस सेट को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, जैसे कि हम शुरू से करते आए हैं। और उसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक आपके 70 क्वेश्चंस तक होगा और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपके सामने दूसरी वीडियो होगी। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखें और इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इमेज करें और आपको पोज करके आंसर को सोचना है और उसको सोल्व करना है। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब और हमें आगे बढ़ने का मौका दे और आपको भी हेल्प करेंगे हम आपके क्वेश्चंस में। तो इसके बाद में अपनी वीडियो को लंबा ना लेते हुए, अपने डिस्कशन को लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, अपने प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट है आज आपके सामने 8वां और इसमें आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। अ बॉयज़ विल इज़ रिटन बाय। अ बॉयज़ विल नाम का जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये वर्क लिखा गया था आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये वर्क लिखा गया था। और अगर इसके पब्लिकेशन की बात करें तो डेविड नट जो थे आपके, वो इसके पब्लिशर थे, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। नेक्स्ट चीज़ जो है आपके सामने वो ये है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पेन्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कौन सा वर्क ऐसा है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया। तो द रेवन, जो रेवन है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया। रेवन लिखा गया था एडगर एलन पो के द्वारा। एडगर एलन पो के द्वारा ये वर्क लिखा गया था। बाकी तीनों वर्क जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पेन से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल जेलेसी इज़ द थीम इन शेक्सपियर्स। तो देखिए जो वर्क है आपका ओथेलो वर्क जो है उसकी थीम है सेक्सुअल जेलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल डज द सीन ऑफ वाइफ्स ऑक्शन वॉज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वाइफ ऑक्शंस का जो सीन है वो हार्डी के किस नोवेल में है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में द वाइफ के ऑक्शन के बारे में जो घटना है वो घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो प्रिंटिंग प्रेस थी सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो कैक्सटन के द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ईयर थी आपकी 1476 में कैक्सटन ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और क्वेश्चन है लैम्स एसेज आर अ सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर फाइंड आउट विच इज़ मिसमैच्ड। तो आपसे मिसमैच्ड पूछा गया है। मिसमैच्ड क्या है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेयर्स मिसमैच नहीं होते आपके, वो कौन सी है। तो लव ऑफ ओल्ड वेंचर, ठीक है, लोअल ऑफ ओल्ड वेंचर मैच नहीं करती लैम्स के ब्रदर से। यहाँ पर आपका किससे करती है, इनर टेम्पल से। जो आपका इनर टेम्पल है उससे ये घटना आपके मैच करती है। ठीक है, इनर टेम्पल से आपके वो घटना मैच करती है। नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कहता है विच शेक्सपियर्स प्ले कंटेन्स द लाइन्स। अब आपसे कोटेशन पूछी गई है और कोटेशन है देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, कि किसी के स्पैरो के मरने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये मैकबेथ के द्वारा कही गई है। सॉरी, ये मैकबेथ नहीं, हैमलेट के द्वारा कही गई है। ये कोटेशन कही गई थी आपकी हैमलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेक्सपियर से सोनेट। तो शेक्सपियर के सोनेट जो है इनमें से क्या चीज़ है जो उससे बिलोंग करती है। आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर WH हेनरी रिथ। ये आपके जो थे मिस्टर WH थे, जिनसे ये विलियम हर्बर्ट नाम था इनका। ठीक है, और ये अननोन थे, कोई अनजान व्यक्ति थे जिनसे ये इन्होंने अपने सोने डेडिकेट किए थे। बहुत से आप में से क्या करेंगे, मैरी आर्डन को जो है उसका आंसर लगा देंगे, क्योंकि जो वो लेडी थी उसका नाम था मैरी फिटन। ठीक है, तो मैरी याद किया होगा तो आप लगा दोगे मैरी आर्डन, तो जबकि उनका नाम था मैरी फिटन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है, बाकी क्वेश्चन आपके गलत है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ टायर्ड ट्रेवलर on the
इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस। तो देखिए एक जो आपके ट्रैवलर है वो बहुत थका हुआ है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है कि वो ढूंढ रहा है एक रेस्टिंग प्लेस आराम करने के लिए। इस आशा से वो क्या कर रहा है आपको बताना है। तो भारी कदमों से चल रहा है, प्लोडिड इसका ऑप्शन होगा। भारी कदमों से चलना प्लोडिड होता है आपका। तो जो आपका टायर्ड ट्रैवलर है वो क्या कर रहा है, भारी कदमों से चलते हुए एक ऐसे स्थान की को ढूंढ रहा है आराम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 10। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच ऑफ वन कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन विद एन एरर। तो आपको बताना है द बॉयज़ फ्रॉम अक्सरा अपार्टमेंट्स हैज़ नॉट कम टुडे। तो जब हम बात करते हैं द बॉयज़ की, तो बॉयज़ हमारा आता है प्लूरल में, इसके साथ आप यूज़ करोगे हैव नोट, तो पेयर हमारा गलत है हैज़ नोट कम का। यहाँ पर क्या आएगा, द बॉयज़ फ्रॉम अक्सरा अपार्टमेंट हैव नॉट कम टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स विच contains an error, select the option with the error. Have you seen Betsy? Does not she resemble like her sister? तो देखिए इसमें जो रिसेंबल वर्ड है उसके साथ में प्रीपोजिशन लाइक का इस्तेमाल हुआ है जो गलत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। रिसेंबल, एंटर, डिस्कस, मैरी, अप्रोच, इनके साथ आप क्या करोगे, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे। तो कौन सा पार्ट गलत है, लाइक हर सिस्टर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका अ जैक फॉर ऑल ट्रेड्स। अ जैक फॉर ऑल ट्रेड्स इसे कहते हैं बहुधंधी, या आप कह सकते हैं कि किसी भी ट्रेड में चला जाए, किसी भी व्यापार में चला जाए, वहाँ वो जैक है यानी एक्सपर्ट है उन चीज़ों में। तो अ वन हु हैज़ मैनी स्किल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सही प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ही गोट टू द स्टेशन जस्ट, तो जस्ट इन टाइम्स होता है, जस्ट इन टाइम्स, समय से आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एट द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय द करेक्ट प्रीपोजिशन। इनमें से ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जो सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जिसके साथ नहीं हुआ है। केयरफुल ऑफ ड्रेस, एनॉयड एट थिंग्स, बिजी एट लेसन गलत है। बिजी विद लेसन्स होता है, ठीक है, बिजी विद लेसन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉइस से रिलेटेड। आपको पूछा गया है वॉइस से रिलेटेड। व्हेन आई वॉज हियर अ फ्यू मंथ्स एगो दे वर बिल्डिंग अ न्यू मॉल। तो यहाँ आपको क्या करना है, सही वॉइस का इस्तेमाल करना है। व्हेन आई वॉज हियर अ फ्यू मंथ्स एगो अ न्यू मॉल वॉज बीइंग बिल्ट बाय दैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। तो आपके सामने क्या है, क्वेश्चंस दिया गया है। ही वॉकड आउट ऑफ द पार्टी विदाउट लुकिंग एट एनीबडी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट होगा। ही विल वॉक आउट ऑफ द पार्टी विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, क्योंकि आपसे सिंपल फ्यूचर टेंस की बात की गई है। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर्स, ये आप कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सब्जेक्ट विल या शैल का यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आपका अदर्स यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। आपसे पूछा गया कि कौन सा मैच सही है, कौन सा मैच सही है। तो सही क्या होगा आपका, इसमें सही है आपका डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। ये टाइप्स हैं प्रीपोजिशंस के, इनमें डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन है ए और ओ। ये हमेशा क्या हो जाता है, ये अक्सर क्या आपका छुपाई होता है, ए या ओ आपका छिपाई होता है। और सिंपल प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो ऑफ जो होता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन होता है। ये वाले जो आपकी है ना वो सिंपल प्रीपोजिशन होती है ऑफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये जो होता है इन ल्यू ऑफ, ये आपकी फ्रेज प्रीपोजिशन है, फ्रेज प्रीपोजिशन है इन ल्यू ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18।
तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है एक सेंटेंस और एरर पार्ट आपको उसमें बताना है। हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रंग। देखिए ये जो सेंटेंस है आपका ये सही है। हार्डली के साथ में हैड का यूज़ होता है एग्जैक्ट बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद में क्या होगा, जब वैन लगेगा तो उसके बाद में भी आपकी ये सही है क्वेश्चन आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एडिक्टेड सेंटेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही एडिट किया हुआ है, सही सेंटेंस क्या है। तो इसमें सही सेंटेंस है आपका, वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस दैट गिवन। तो सुपरलेटिव डिग्री पूछा गया। सुपरलेटिव डिग्री क्या आपको पता ही होगा कि सब में एक, सब में एक, सिंपल, फिर आता है आपका मोर देन, फिर आएगा आपका मोस्ट। तो मोस्ट क्या होगी आपकी, एक तो सुपरलेटिव होती है कि आपकी कंपैरेटिव होती है। तो कंपैरेटिव में क्या आएगा, ER जुड़ जाता है, देन जुड़ जाता है, और सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव की पहचान होती है मोस्ट। तो फर्स्ट आपका सही है, फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन। देखिए 2013 वाले क्वेश्चंस का एक पार्ट आपके सामने रखा गया, कैलीग्राफी कहते हैं। जो सुंदर राइटिंग होती है उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। ये 2013 में आपको क्वेश्चन आया हुआ था। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज़ नॉन। तो उसे क्या बोलेंगे, जो डैमेज और मिसफॉर्चून नेचर के द्वारा लाया जाता है उसे हम बोलते हैं कैलेमिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवर्ब से रिलेटेड। आपको सही एडवर्ब बताना है कि एडवर्ब क्या है। रमेश कीप फिट बाय प्लेइंग बैडमिंटन रेगुलरली। तो जो रेगुलरली है ना, नियमित रूप से, तो क्या बता रहा है इसमें, रेगुलरली, नियमित रूप से, ये आपकी प्रीपोजिशन है, ये आपकी एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब पूछा गया ना आपसे। तो जो बैडमिंटन खेल रहा है नियमित रूप से खेल रहा है, तो नियमित रूप से क्या होगी, वो बता रहा है कि खेलना, बैडमिंटन को नियमित रूप से खेल रहा है, तो वो उसकी एडवर्ब होगी ना, वो उसकी आपको बता रहा है कि वो डेली खेल रहा है वो। तो नेक्स्ट है, इसमें भी आपसे पूछा गया है एडवर्ब। 2 people वर सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंटली। तो इसमें भी कार्य के होने में आपको क्या बता रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। या फिर आपको बताया जाए, आपको एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, या आपको बताए कि किस तरह से हो रहा है, तो आपको बताना होगा वहाँ पर एडवर्ब है सीरियसली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। इसमें आपसे वही है, सेंटेंस दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है सही कौन सा होगा इसमें। द मोर दे एंड मोर दे स्पेंड। तो इसमें जो वर्ड है देखिए, ये एक एडवर्ब को जो द वर्ड है इसमें आपको जो द वर्ड है उसको इस्तेमाल किया गया है एक एडवर्ब की तरह। किसके तरह, एक एडवर्ब की तरह, द को। तो इसमें आपको एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, तो आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। द मोर दे एंड द मोर दे स्पेंड। वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है द करेक्ट स्पेलिंग इन द पॉजिटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव डिग्री होते हैं उसमें आपके ना तो ER यूज़ होता है, ना आपके मोस्ट या EST यूज़ होता है, ना देन यूज़ होता है। वहाँ पर आपको सिंपल चीज़ें बता दी जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, द रेजर इज़ नॉट एज शार्प एज दैट वन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे करेक्ट स्पेलिंग की पूछी गई है। देखिए इस पोर्शन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादातर हम गलत करके आते हैं। तो ये तो सभी को जानना पता ही होगा कि एड्रेस जो होता है उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ADDRESS। एलिक्जर की सही स्पेलिंग पूछिए आपसे दोबारा। तो एलिक्जर की सही स्पेलिंग होती है ELIXIR। ठीक है, इनको आप चाहो तो एक पेज पर लिखते चलें, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मोस्ट होते हैं और आपको वो मिल जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले तरफ। अगली बार पूछा गया आपसे मिस स्पेल्ट वर्ड। तो मिस स्पेल्ट वर्ड आपका है डिस्पैरेज, लिसेंटियस, मेलेबल। डेलिमा आपका गलत है। डेलिमा की स्पेलिंग होती है DILEMA।
डबल एम आता है यहाँ पर, डबल एम ए। तो डेलिमा की सही स्पेलिंग होती है डबल एम आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लेटीट्यूड से आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है और वर्ड है प्लेटीट्यूड। तो प्लेटीट्यूड की सही स्पेलिंग ये होती है PLATITUDE। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस स्पेल्ट पूछा गया है, अब कभी दे रहे हैं मिस स्पेल्ट, कभी दे रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, एग्जाम सेंटर में भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई या मिस करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, क्योंकि इसी चीज़ में इज़ नॉट करेक्ट दे सकते हैं आपको बहकाने के लिए, इज़ नॉट करेक्ट ये दे सकते हैं, ठीक है। मिस स्पेल्ट दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नोट वर्ड कहीं आया तो हुआ नहीं है, मिस वर्ड कहीं आया हुआ तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पे बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो गलतियाँ करते हैं हम वो हम नोट वाले ऑप्शन में ही करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड है आपका सेलिबेसी। सेलिबेसी की जो स्पेलिंग होती है वो CELI होती है, CELI। यहाँ पर आपके आई आ जाएगा CELIBASY, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ लिया गया, अपोजिट पूछ लिया गया। अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो इनहेबिट, इनहेबिट का मीनिंग आपको बताना है। इनहेबिट का जो मीनिंग होता है वो होता है मना करना। इनहेबिट का मीनिंग क्या होता है, मना करना। पूछा है आपसे अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना हो जाएगा ना। पैम्पर होता है आपका संतुष्ट करना, ब्रीड होता है प्रजनन करना, प्रोमोट होता है आपका उन्नति करना। तो क्या होगा यहाँ पे एक्सेप्ट इनहेबिट का, इनहेबिट क्या होता है आपका मना करना, मना करना किसी चीज़ को, ठीक है, नकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से भी आपसे पूछा गया है अपोजिट वर्ड बी नो स्लोच। देखिए यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ है बी स्लोच नहीं है, बी नो स्लोच है। और स्लच क्या होता है आपका, आलसी होता है। स्लच होता है आपका आलसी, आलसी। बी स्लच क्या होगा, आलसी। और बी नो स्लच होगा आपका आलसी ना होना। तो इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट होता है आपका आलसी, इनएफिशिएंट होता है आपका आलसी। तो इसका क्या होगा अपोजिट, इनएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। ये आपसे पूछ रहा है नियरेस्ट के बारे में। अब तक हमने अपोजिट किया, अब करेंगे हम नियरेस्ट के में। डिस्डेन, डिस्डेन होता है तिरस्कार करना, डिस्डेन होता है आपका तिरस्कार करना। पूछा गया है नियरेस्ट, तो क्या होगा आपका हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है नियरेस्ट, तो पूछा गया है बिविचिंग। बिविचिंग की आपसे पूछी गई है नियरेस्ट। तो बिविचिंग होता है सम्मोहन करना या जादू करना, सम्मोहन करना या जादू करना। तो देखिए यहाँ पर एक मैजिकल वर्ड है, इसका भी मतलब होता है जादू, जादुई। लेकिन यहाँ पर सम्मोहन की बात आ रही है, तो सम्मोहन को बात का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका एन्चांटिंग, यानी करामात करना। एन्चांटिंग होगा आपका करामात करना, करामाती। तो बिविचिंग सम्मोहन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, वो नियरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, सम्मोहन का हो जाएगा आपका एन्चांटिंग। मैजिकल भी उसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ आपको एन्चांटिंग ना दिया गया हो तो सम्मोहन आपके लिए आप लगा सकते हैं मैजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है आपका आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अब आपसे पूछ लिया गया एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब बतानी है आपको, दिस इज़ अ हॉस्पिटल, प्लीज़ स्पीक क्विकली। तो आपको क्या करना है, स्पीक क्विकली यानी धीरे से बोलना है। तो क्विकली कैसे बोलना है, धीरे से बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वाइटली क्या होगा आपका एडवर्ब हो जाएगी। अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो आई नीड अ शार्प नाइफ, तो कैसा नाइफ चाहिए आपको, शार्प। तो शार्प यानी नाइफ की विशेषता बता रहा है कि वो तेज है, तो क्या होगा आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 38। वो पूछता है आपसे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। आप फिर से अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है हुर्रे, वी हैव स्कोर्ड अ गोल। हुर्रे, हुर्रे यानी ये एक वर्ड है, ऐसा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का मीनिंग होता है एक सडन फीलिंग, अचानक से जब कोई फीलिंग अंदर से निकल कर आती है और हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हुर्रे, आह, तो ये क्या होगा आपका इंटरजेक्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच बतानी है। टॉम सेड हिज डैड दैट ही वॉज गोइंग टू द पार्क। आपको क्या बताना है, इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो इसमें क्या आएगा, सेड का आपका आ जाएगा, टोल्ड का आपका सेड हो जाएगा, हिज डैड तो वो क्या आएगा डैड, ही है तो टॉम के बारे में बात हो रही है तो ही का आई हो जाएगा, वॉज का आपका एम हो जाएगा, गोइंग का गोइंग रहेगा, टू द पार्क। तो टॉम सेड डैड
आई एम गोइंग टू द पार्क। तो ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। टॉम सेड डैड आई एम गोइंग टू द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्सुअल पजेसिवनेस इज थीम ऑफ शेक्सपियर। तो ये कौन से किसकी थीम है सेक्सुअल पजेसिवनेस? ये है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। आपकी इन सभी की एक थीम से रिलेटेड और इनकी क्या मतलब एक कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसे आप देख लेना। थीम से और हीरोइन शेक्सपियर की हीरोइंस जो है उनसे रिलेटेड मैं वीडियो एक डाल चुकी हूँ, और आपकी सीन्स से जो वीडियो है वो भी डाल चुकी हूँ। इनकी सेटिंग कहाँ पर हुई थी, हर जो प्ले हैं उन सभी जो प्लेज हैं इनके, उनकी सेटिंग कहाँ कहाँ होती थी। तो डेनमार्क में, वेनिस में, ये सब की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ये चीज़ें से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्स इज़ एन एक्सेग्रेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फार्स के बारे में बात हुई है। तो फार्स क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो फार्स आपके कॉमेडी से रिलेटेड होता है, कॉमेडी में होता है आपके फार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन सेज दैट समवन इज़ नो मोर एंड दैट समवन हैज़ ब्रीथिंग हिज और हर लास्ट। तो यानी कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है या वो अब नहीं रहा, ये किस तरह की स्पीकर जो इस तरह की बोलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इस तरह के जब कोई स्पीच आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है आपका यूफिज्म। यूफिज्म होता है आपका। यूफिज्म होता है यानी सेइंग समथिंग इनडायरेक्टली। जब हम किसी चीज़ को इनडायरेक्टली कहते हैं तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? उस सेंटेंस के लिए, उस एड्रेस के लिए हम लगाते हैं आपका यूफिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कमला दास। तो कमला दास के द्वारा लिखी गई कौन सी पोएम इनमें से नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो तेजूरी है, तेजूरी जो वर्क है, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। एक मलयालम राइटर थे अरुण नाम के एक मलयालम राइटर हैं, अरुण कोलाटकर है, ये उनकी रचना है तेजूरी। बाकी जो 3 रचना है, द फ्रीक्स, द ग्रैंड मदर्स हाउस, अ हॉट नून इन मालाबार, ये तीनों क्या है आपकी कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ये जो लेडी थी ये जानी जाती थी अपने एक स्वच्छंद व्यवहार के लिए, अपनी एक फ्री वर्क के लिए जानी जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब आपसे पूछा गया कि कौन सी लाइन्स जो है वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें एक जो लाइन है आपकी फर्स्ट वाली ही जो लाइन है, इफ़ एनीथिंग इज़ सेक्रेड ह्यूमन बॉडी इज़ सेक्रेड। ये जो आपके वर्क है ये लिखा गया था आपके वॉल्ट विटमैन के द्वारा, और वर्क है ये आई सिंग द बॉडी इज़ इलेक्ट्रिक। वर्क है आई सिंग द बॉडी इज़ इलेक्ट्रिक, उसमें ये इस पोएम में ये लाइन्स जो आपके दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया वर्क पूछा गया है। तो जो फीस्टा वर्क है, फीस्टा, ये आपके लॉर्ड हेमिंगवे के द्वारा अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है फीस्टा। इसका पूरा जो नाम है वो है फीस्टा द सन ऑल्सो राइजेज। 1926 में पब्लिश हुआ था और ये एक नोवेल है। फीस्टा आपका एक नोवेल है, इसका पूरा नाम है फीस्टा द सन ऑल्सो राइजेज। 1926 में आया था और ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोवेल रिटन बाय फॉकनर इज़ अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स अंडरमैन। तो देखिए जो सोल्जर्स पे है जो आपका वर्क, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लौट कर आता है और उसके बाद की कंडीशंस वो अपनी बताता है। इसकी एक कहानी है सोल्जर्स पे, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फेयरवेल टू आर्म बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ चीफली अ स्टोरी अबाउट, ये है आपका वॉर एंड लव इज़ या रियलिस्टिक वे। इसमें फेयरवेल टू आर्म एक व्यक्ति की कहानी है जिसमें वो बताता है कि युद्ध के दौरान वो एक यहाँ पर किराए पर लिया गया सैनिक है और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो उसी जगह की होती है जहाँ वो वॉर करने गया होता है। तो यहाँ एक वॉर एंड लव की ये कहानी है, रियलिस्टिक वे में बताई गई है। मैं आपको बता दूँ जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है, इनके जो वर्क है ज़्यादातर वो वर्ल्ड वॉर के आसपास के लिखे हुए हैं और इन्होंने ज़्यादातर सोल्जर्स के बारे में लिखा है, उनकी लाइफ के बारे में लिखा है
इनके बहुत से वर्क ऐसे हैं जिनमें सोल्जर्स के बारे में लिखा गया था, वहाँ के उस दौरान जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उस दौरान जो कंडीशंस थी उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 48। 48 में आपसे पूछा गया है, इन विच among the following novel did Hemingway use the term the lost generation in the epigraph। तो एपिग्राफ में द लोस्ट जनरेशन जो वर्ड है ये कहाँ उन्होंने यूज़ किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो द सन ऑल्सो राइजेस, द सन ऑल्सो राइजेस में द लोस्ट जनरेशंस को जो है एपिग्राफ में बताया गया है। नेक्स्ट वर्क है जो आपका वो है 49। द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव। तो ये जो बात है, ये जो लाइन्स है आपकी, ये किसके द्वारा कही गई है, ये आपसे वर्क पूछा गया है। तो जो सनशाइन कैट है, कमला दास द्वारा लिखा गया एक वर्क है द सनशाइन कैट, वहाँ पर ये कोटेशंस आपको मिलेगी और ये द सनशाइन कैट नाम के वर्क में है, कमला दास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे 50। ये लाइन है, द लाइन्स आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस और टू फियर द लाइफ सेंसेस। तो ये पूछा गया है आपसे कहाँ से ये लाइन्स ली गई है। तो ये वर्क है आपका हमन इन डार्कनेस से, ये लाइन ली गई है, कोटेशन है आपकी हमन इन डार्कनेस से, और निज़िम एज़िकल द्वारा लिखी गई ये लाइन्स है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड अनट्रोडन प्लेग, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे डेप्टेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइम स्कीम द रोड नोट टेकन। तो आपसे पूछा, इसी देखिए आपके सामने लाइन दे दी गई है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है आपसे कि ये कौन से मीटर में लिखी गई है, ये इसकी राइम स्कीम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो लिम्बिक टेट्रामीटर है, लिम्बिक टेट्रामीटर में द रोड नोट टेकन की ये लाइन्स लिखी गई है लिम्बिक टेट्रामीटर में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पोज करें, पढ़ें और फिर आपको आंसर्स देने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम्स में। आपको इसी तरह के देखिए 2 तो आपके पैराग्राफ आने हैं। अगर आप दोनों पैराग्राफ ठीक तरीके से कर लेते हो तो मैक्सिमम 8 to 9 आप इसमें कवर कर लोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें से कवर कर लोगे। तो ये आपका पैराग्राफ है, पोज करके आशा करती हूँ आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आपको सही आंसर बताने हैं। क्लिक कर लीजिए अपने उसमें, सोच कर रखिए या किसी पेज पर लिख के रख लीजिएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं। हो सके तो मुझे कमेंट में बताइए कि इनके आंसर्स क्या हैं। हो गया? तो ठीक है, अब हम जो है अपना आंसर्स हम आपको बता देते हैं। तो जो आंसर्स है इसके फर्स्ट वाले के, फर्स्ट का आपको लगेगा डी, ठीक है। सेकंड का आपका आंसर है 53 का आपका आंसर होगा डी, ठीक है। और बात करते हैं अब 54 की, तो 54 का आपका आंसर हो जाता है डी, और 55 का जो आपका आंसर है वो है आपका सी, ठीक है। आशा करती हूँ आपने लगा लिया होगा, और उम्मीद है मुझे ये ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट वाला पैराग्राफ नहीं था, वो सिंपल सी लाइंस थी और सिंपल सी लैंग्वेज थी, आपने समझ लिया होगा, आपके आंसर से सही गए होंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका 56 नंबर पर। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मैंशन नॉट एज समवन। तो आपसे पूछा गया है कि किस तरह के उसके जो पिता, इसमें बताया गया है कहानी में जो व्यक्ति है उनके पिता किस तरह के नहीं थे। तो एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली इसका आंसर होगा, ठीक है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक बहुत बेहतरीन ये आपकी स्टोरी है और इसको पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेजेस एंड्स दस he in a new confusion of his understanding, I in a new understanding of my confusion। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो है सेंटेंस, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन अब तक, ये ऐसा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्यामस जो है ये इसका आंसर होगा, क्यामस, ठीक है। ही इज़ इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूज़न। तो असल में आपको मैं बता दूँ ये होता क्या है। तो इसमें क्या होगा, आपके क्यामस में क्या होता है, आपके इसमें एक आपके सामने ऐसा क्वेश्चंस दिया जाता है, ऐसा आपके सामने सेंटेंस दिया जाता है जिसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो दो या दो से अधिक रिलेटेड रिवर्सल स्ट्रक्चर की होती है, यानी एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रक्चर की होती है, टू मेक अ लार्ज पॉइंट। इन्वर्टेड, आप इसे कह सकते हैं इन्वर्टेड पैरेललिज्म की होती है, इन्वर्टेड पैरेललिज्म की ये होती है। इसमें दो या दो से अधिक ऐसी क्लोज होती है जो एक दूसरे से रिवर्सल स्ट्रक्चर के आधार पर जो है बताई जाती है, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवर्सल। आपको क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो रिवर्सल होगा। एक मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे कॉज आपके सामने दी जाएगी जो एक दूसरे के अपोजिट होगी, जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गई, कन्फ्यूज़न हो गई। तो इसमें क्या है, दोनों में ही अ न्यू कन्फ्यूज़न और अंडरस्टैंडिंग, अ न्यू कन्फ्यूज़न, माई कन्फ्यूज़न, ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के जो है वर्ड आपके सामने दिए गए हैं। तो आपकी यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्यामस होगी, कौन सी, क्यामस फिगर ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड वॉज डेडिकेटेड टू। जो टी.एस. इलियट है उन्होंने अपनी वेस्टलैंड किसको डेडिकेट किया, तो एजरा पाउंड को इन्होंने ये अपना वर्क डेडिकेट किया है। एजरा पाउंड इनकी फ्रेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड कंक्लूड विद द फ्रेज फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो वेस्टलैंड है वो किस भाषा में किस फ्रेज की ऐसी भाषा है जिसके साथ ख़त्म होती है। तो जो लास्ट इसमें फ्रेज़ है वो संस्कृत से है, ओम शांति शांति शांति, ये वर्ड इसमें सबसे लास्ट में यूज़ किए गए हैं और ये एक फ्रेज़ है संस्कृत से जो टी.एस. द्वारा लिखी गई द वेस्टलैंड में एंड्स करती है, कंक्लूड करती है निष्कर्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मुल्क राज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर सेज गौरी इज़ माई ट्राइब्यूट टू इंडियन वुमनहुड, इन विच नोवेल डज गौरी अपीयर्स। तो मुल्क राज आनंद के कौन से वर्क में गौरी का जो है कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये द ओल्ड वुमन एंड द काउ, द ओल्ड वुमन एंड द काउ जो है इसका सही आंसर होगा, इसमें ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुल्क राज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क। तो आपसे पूछा गया मुल्क राज आनंद के जो फादर थे वो क्लर्क थे, कहाँ पर थे, तो क्लर्क कहाँ पर थे, उनके जो पिताजी थे वो आर्मी में क्लर्क थे, इनके पिता जो थे वो आर्मी में क्लर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय टी.एस. इलियट इन हिज एसेज ऑन। तो टी.एस. इलियट द्वारा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो लिखा गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये लिखा गया था मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर, मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेडन प्रायर्स इन हार्डी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज़ अ। तो वेडन प्रायर्स जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में वेडन प्रायर्स है वो असल में है क्या, तो ये एक मैदान होता है द प्लेन फॉर्म टाउन, एक टाउन का नाम है वेडन प्रायर्स। तो क्या है, एक टाउन का नाम है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है इसमें, ये प्लेन फॉर्म टाउन है जिसका नाम वेडन प्रायर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो लास्ट लाइन पूछी गई है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की, वो क्या है, तो इसमें जो लास्ट लाइन है वो है हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। जो खुशी होती है वो एक अक्सर आने वाला दुख का जो आपका वो होता है ना, दुख का जो एक लंबा सिरा आपके जीवन में होगा, जो ड्रामा एक होगा दुख से भरा हुआ, उसमें जो हैप्पीनेस होगी वो कभी कभी आएगी, कभी कभी आने वाला एपिसोड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर
वॉज द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड पब्लिश? तो जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड थी वो कब पब्लिश हुई थी आपके, कब स्थापित हुई थी? 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द अदर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम के जो राइटर है उनके बारे में पूछा गया। तो सोहराब एंड रुस्तम लिखी गई थी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने सोहराब और रुस्तम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन मेमोरियम टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ? तो जो टेनिसन है वो इन मेमोरियम में किसकी जो मृत्यु पर विलाप करते हैं? तो आर्थर हेनरी हेलेम उनका नाम था। उनका पूरा नाम था आर्थर हेनरी हेलेम। इनके दोस्त थे, उनकी मृत्यु पर जो है ये विलाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज टेनिसन इन दीज लाइन्स अचीव? इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, it be we shall touch the happy isle and see the great Achilles whom we knew। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस चीज़ को वो पाना चाहते हैं। तो उनके अंदर एक प्यास है, एक नई, ये आपकी बात हो रही है यूलिसिस की, यूलिसिस की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अनलाइक होमर टेनिसन मेकिंग द क्वेस्ट, उनके अंदर एक प्यास है किस चीज़ की? ऑफ यूलिसिस फॉर न्यू लैंड मिथिकल इन द येलेसियम। तो वो एक नए लैंड की को देखना चाहते हैं जो कहाँ है, सिटीज़ के लास्ट में है, इस दुनिया के लास्ट में जो आखिरी जो लैंड है, नई लैंड है, उसको खोजना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। तो इनमें बात की, इन कोटेशंस में उसी जगह की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ल्यूरेट इन 1850? यानी वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हो जाती है 1850 में, तो उसके बाद कौन आता है? तो आते हैं आपके लॉर्ड टेनिसन्स को पोइट ल्यूरेट बनाया जाता है। पोइट ल्यूरेट होता है आपका राष्ट्रकवि, ठीक है। और अगर हम बात करें पहले पोइट ल्यूरेट की, वो ड्राइडन थे, और वर्ड्सवर्थ से पहले थे आपके साउदे। वर्ड्सवर्थ आते हैं, फिर आते हैं टेनिसन, ठीक है, फिर आते हैं टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टच स्टोन मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय? तो जो टच स्टोन मेथड थी वो किसकी थी? टच स्टोन मेथड थी हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड की। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक मेथड का इस्तेमाल किया था, टच स्टोन मेथड का। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 70 क्वेश्चन इसमें हम अपने कवर कर चुके हैं। लास्ट जो 125 तक के क्वेश्चन है वो हम अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। जल्दी वो आपको वीडियो दे दी जाएगी, और तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ें, रिवीजन करें, और इसके एक एक क्वेश्चन देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने क्वेश्चन उसी तरह से हो जैसे कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो अब मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देना चाहूँगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई कमेंट है तो वो मुझे करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।